भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है, दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं पर उस पर चर्चा नहीं हो रही। पहला ये IIM लखनऊ ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने अयोध्या जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया गया है उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। 22 जनवरी सन 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से उस इलाके में, उस एरिया में, पूर्वांचल के उस पिछड़े इलाके में, जी हाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, फैज़ाबाद, अयोध्या, पूरा पूर्वांचल, उसमें अचानक से एक इतनी ज़्यादा आर्थिक प्रगति हुई है कि वह अब पूरे उत्तर प्रदेश के 1.5% GDP का कंट्रीब्यूटर बन गया है। 4 लाख करोड़ की इकनॉमी और उसके बाद 25,000 से ज़्यादा का तो वहाँ से टैक्स ही स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्शन होके मिला हुआ है। कितने लोगों को रोज़गार मिल गया है, जो स्किल्ड थे, जो नॉन स्किल्ड थे, जो पढ़े लिखे थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, सबको जीवन यापन के लिए तत्काल प्रभाव से सारे काम मिल गए। सो मच सो दैट कि जो लोग मुंबई में, बेंगलोर में और वहाँ पर लोग रहते थे, जो यहीं से पलायन करके गए, जिनके परिवार 20 साल पहले वहाँ पलायन करके गए, ऑटो चलाते और जीवन का संघर्ष वहाँ करते थे, अब उसमें से कई लोग वापस आ गए हैं, जो बनारस में, प्रयाग में, अयोध्या जी में और इस पूरे इलाके के जो तीर्थाटन का जो हमारी इकोनॉमी है, दर्शन की जो इकोनॉमी है, उसमें उसके भागीदार हो रहे हैं, उसमें उन्हें सेवाएँ दे रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, रोड्स अच्छी हैं तो उनको एक आरामदेह कार्य भी मिल गया है। लखनऊ से एयरपोर्ट से 3 एयरपोर्ट्स हैं, लखनऊ, अयोध्या जी, गोरखपुर और बनारस, प्रयागराज, 3 तो एक लाइन में अयोध्या जी के लिए, बाकी बनारस और प्रयागराज के तो अलग एयरपोर्ट्स हैं। तो यह जो एक इतना अद्भुत उछाल देखने को मिला है, यह कार्य तो अमेरिका भी अपने कई सारे नए शहर डेवलप करके नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जब अमेरिका ने अपने लिए कुछ नए शहर विकसित करने का प्रयास किया, लॉस एंजलिस और इस प्रकार के, कि जहाँ पर वो एक ऐसा शहर बसाएंगे जहाँ दुनिया के रईस लोग आएंगे, उस शहर की इकोनॉमिक प्रगति होगी, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आसुरी प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा दिया। उनको लगता था कि मनुष्य की जो कमतर जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करके ही हम इकोनॉमी बना सकते हैं। इसी मामले में थाईलैंड भी थोड़ा बहुत बदनाम है तो टूरिस्ट प्लेस, पर वह भी क्यों कारणों से बदनाम है वो एक अलग कहानी। जिसको देखिए दुनिया में जहाँ टूरिज़्म फ्रेंडली या इस प्रकार से कार्य करना होता है कि दुनिया या जनता उनके यहाँ आए, पैसे खर्च करे, तो वो मनुष्य की कमतर इच्छाओं की ही पूर्ति में लग जाते हैं। लॉस एंजलिस वगैरह में किस प्रकार से महिलाओं का शोषण होता है, दोहन होता है, गैम्बलिंग, कसिनोबाजी, ये सब जितनी चीज़ें हैं, जितना एक, और उसका फिर एक घृणित स्तर तक, मैक्स लेवल तक पहुंचता जाता है। कंपैरेटिव टू भारत के लोग, हिंदू समाज जब एक इकोनॉमी को देखता है या एक प्रक्रिया को शुरू करता है कि चलिए हम कुछ ऐसा कंसेप्ट लाएं जिससे भारत की इकोनॉमिक प्रगति हो, लोगों का जीवन यापन बेहतर हो, तो उसमें किसी का शोषण नहीं होता, दैहिक शोषण तो बिल्कुल नहीं होता। क्या दिया कंसेप्ट? दर्शन इकोनॉमी, दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना। अपने आप में यह आपकी किन इच्छाओं की पूर्ति करता है? आपकी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, और किसी की भी करता है। वो समाज का कोई किसी भी अंग से आदमी आता हो, असाधारण भी हो तो थोड़ी देर के लिए उसको लाइन में लग के साधारण होना पड़ता है। एक तो जीवन समझाता है यह प्रक्रिया। दूसरा, ये कार्य बड़े मंदिरों में भी हो सकता है, छोटे मंदिरों में भी हो सकता है, दक्षिण के, उत्तर के, पूरब के, कहीं भी के भी मंदिरों में हो सकता है, बार बार हो सकता है, एक किसी साल के किसी एक दौरान में ज़्यादा तादाद में हो सकता है। जैसे रामनवमी होगी तो जाहिर सी बात है, दीपावली होगी तो अयोध्या जी में क्या अद्भुत भीड़ होती है, लोग आते हैं उन दिन दर्शन करने। यहाँ तक कि नववर्ष पर, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर वाला नववर्ष है, इस दिन भी लोग पहले उन्होंने सोचा कि नए साल की शुरुआत करनी है तो भगवान के दर्शन करके करनी है। बाकी यही किस कार्य, काशी में महादेव के दर्शन, उज्जैन में, हर जगह। तो दर्शन इकोनॉमी वर्सेस आसुरी प्रवृत्तियों वाली इकोनॉमी में आप फ़र्क देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई किसी का कोई द्वेष नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई यह नहीं कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है या किसी के पास कम है। चलिए 2-4 चीज़ें होती हैं कि 2-4 बातें होती हैं कि ठीक है, एक VIP दर्शन हो जाता है, वो एक अलग कहानी है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी असाधारण लोगों को साधारण होना पड़ता है। महाकुंभ में कौन
असाधारण हो गया या कौन आदमी साधारण नहीं हुआ जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने गया था, संगम में डुबकी लगाने गया था। तो इसी प्रकार से यह एक इकोनॉमी का पार्ट है। और आप सोचिए कि अयोध्या जी ने अकेले, वो हम पूर्वांचल के हैं, हम जानते हैं कि क्या स्थिति थी। और 2017 से पहले जब दीपावली मनने शुरू होने से पहले क्या गंदगी थी। वहाँ कोल का एक डिपो था, वहाँ ट्रकें आती रहती थीं, निचाट उजाड़ बियाबान की तरीके से पड़ा हुआ था, टेंट में दर्शन करने को मिलते थे और न मंदिरों की साफ़ सफाई, कुछ नहीं, कोई ध्यान, कुछ नहीं। एक पैसे का बजट नहीं दिया जाता था कि अयोध्या जी एक ऐसी जगह है जिसको विकसित किया जा सके। 2017 के बाद जब से दीपावली मननी शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य शुरू किया। आप देखिए क्या भव्यता मिल गई है और जनता ने हाथों हाथ लिया है, पूरे देश की जनता। कोई ऐसी भाषा नहीं है जो मैंने अयोध्या जी में नहीं सुनी है, राम मंदिर के प्रांगण में नहीं सुनी है भारत की। हर भाषा थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, बांग्ला अलग से समझ में आ जाती है, उड़िया अलग से थोड़ी सी पता चल जाती है, तेलुगु अलग से समझ में आ जाती है, तमिल पता चल जाती है, आपका मराठी पता चल जाता है, गुजराती पता चल जाता है, पंजाबी हरियाणवी तो ऑफकोर्स पता चल ही जाता है। तो इस प्रकार से असम वाली जो भाषा है, जो आसामीज़ भाषा है, वह भी थोड़ी बहुत अलग होती है बांग्ला से। तो वहाँ सब सुनाई देता है। आप लाइन में खड़े रहें, आपको सारी भाषाएं सुनाई देंगी। प्रयागराज के महाकुंभ में तो हमने हर प्रदेश की गाड़ी देखी, रास्ते में फंसे हुए या जाम में लगे हुए या डुबकी लगाते जाते हुए। तो यह एक अद्भुत इकोनॉमी है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए। ये एक बहुत शानदार कंसेप्ट है। इसको लोग इकोनॉमिक कंसेप्ट की तरह लें, इसको लोग आध्यात्मिक कंसेप्ट की तरह लें, इसको धर्म रक्षा की तरह लें, इसको हिंदू समाज के उत्थान की तरह लें, जो जिसके मन में आए जैसे ले ले। पर यह अद्भुत कंसेप्ट है और यह पूरी तरह अपनाए जाने योग्य है सबके ही द्वारा। अपनी ये जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के मॉडल्स हैं उनसे तो मच बेटर प्रक्रिया यह है। दूसरा, कुछ दिन पहले यूजीसी गाइडलाइन पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ा वितंडा मचा और सब कुछ हुआ। और जिन लोगों ने यह किया वह यूजीसी का विरोध करते करते, फिर मोदी विरोध करते करते, भाजपा विरोध करते करते, सवर्ण और दलित की बात करते करते, उसमें हिंदुओं में जातिगत भेद पैदा करते करते संघ तक पहुंच गए कि संघ ने तबाह कर दिया, भारत में नुकसान कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ये सब एजेंडा चल रहा है। इनका ये कहना था कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि यूजीसी गाइडलाइन में कोई समस्या थी और इन लोग का कहना था कि इससे छात्रों का जीवन बर्बाद होगा। ओके, मान लिया। तो छात्रों का जीवन, और ये बात वो छात्र नहीं कह रहे थे, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी से निकल चुके हैं और कहीं पत्रकार, और कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं अपने शहर से बाहर जाके। तो पत्रकारिता में तो क्या ही होता है वो आपको सबको पता ही है, क्या मंतव्य होता है अंततः। पर मान लेता हूँ इन लोग का नीयत ठीक था, इन लोग छात्रों के भविष्य के लिए वाकई में चिंतित थे। तो छात्रों का भविष्य तो एआई समिट से बन रहा है। 700 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, कंपनीज़, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पूरे भारत दुनिया से आए हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए सिस्टम्स जो अगले 4-5 साल में छात्रों का भविष्य बनाएगी। ऐसे नए सेक्टर्स खोलेंगे जिससे छात्र अपना भविष्य बनाएंगे, जिससे वाकई में भविष्य बनेगा। इस पर तो मैं इनको भी वितंडा करते हुए देख रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो उसमें अच्छे कार्य हुए हैं, उस पर तो रत्ती भर चर्चा नहीं कर रहे कि हे छात्रों, चलो यूजीसी से हटो, कॉलेजेस से हटो, एआई सिस्टम्स को, एआई टूल्स को और इस प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं उन पर ध्यान दो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ इतिहास से। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी खुली, 94-95 में मुझे कुछ हमारे भैया लोग थे, जानने वाले लोग थे, वो NIIT जैसे कोर्सेज़ वो करने लगे जिसमें कंप्यूटर की बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स सिखाए जाते थे और 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के प्रोग्राम होते थे। कई जगह NIIT के सेंटर खुले थे और नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए लोग या बिना ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी वो NIIT के सर्टिफिकेट्स लेकर कई सारी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में उन्होंने अपना करियर बनाया। नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसको आत्मसात किया और न सिर्फ करियर बनाया, वो अमेरिका गए, वहाँ पे स्टार्टअप्स किया, वहाँ पर करोड़पति हो गए, भारत में रहकर करोड़पति हो गए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को हैंडल करने वाले लोग हो गए। और आज भी आप देखेंगे जो 55 साल 50 साल की उम्र वाले लोग हैं जो IT में कार्य करते हैं, वह उसी NIIT के दौरान निकले थे। नई टेक्नोलॉजी आई, थोड़े बहुत सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, आगे बढ़ गए, किसी ने रोका नहीं, कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, बस कर्म मेहनत में। तो ये नए पूरा माहौल अर्थव्यवस्था के माध्यम से बन रहा है। अयोध्या जी में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है उसमें कौन किसकी जाति पूछ रहा है।
हम आप जो डेली बेसिस पर कोई सामान खरीदते हैं प्राइवेट स्पेस से, जो दिन भर एफएमसीजी के सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, खाना इत्यादि, ये क्या जात पूछ के कर रहे हैं हम? नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया जो एक भारत की पिछली एक श्राप था, या जो भी आप कह लें जातिवादी राजनीति था, उसमें भी मुसलमानों को ही फ़ायदा था, मुस्लिम वोट बैंक को ही मज़ा आता था, और उन्हीं के ही मंतव्य से बाहर हिंदुओं को जाति में विभाजित किया जाता था ताकि उनको एक जाति का वोट मिल सके, हिंदू न होने का जिसको भाव ना हो। तो उसी प्रकार से उन लोगों ने ऐसे मुखौटे अखिलेश, तेजस्वी, लालू और मुलायम टाइप के लोग को जो है सीएम बना लेते थे, और मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में रहता था, मज़ा आता था उसको। तो यह पहली बार उसका वर्चस्व टूटा हिंदुओं के एक होने से। तो हिंदुओं को विभाजित करने का फ़ायदा किसको मिल रहा है? क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और जर्नलिस्ट लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद ये कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम से आते हैं जिसमें सत्ता के एक्सेस के, और सत्ता में अगर भ्रष्टाचारी हो तो और मज़ा आता है। तो पत्रकारों को और ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी ही सत्ता चाहिए होती है, ऐसी ही नेतृत्व चाहिए होता है जो भ्रष्टाचारी हो, जो कमज़ोर हो, जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो असली डीप स्टेट तो भारत का यही है, दिल्ली का मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, और क्या है। इनको नेताओं के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा नेतृत्व आया है जिससे फ़र्क पड़ रहा है, जिससे जनता के कार्य स्वयं हो रहे हैं, न विरासत के कार्य हो रहे हैं बल्कि विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। एआई समिट्स हो रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये लोग इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, इनकी लॉबीज़ इररिलेवेंट होती जा रही हैं, इसलिए ये वितंडा फैलाए हुए हैं। अपने बच्चों को कहाँ सेटल किया है लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने? ये एक सवाल है। दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि भारत के प्रति द्रोह जो दिख रहा है, इतनी नेगेटिविटी में अगर पॉजिटिविटी है, आपको इतने पॉजिटिव कार्य नहीं दिख रहे हैं। एक प्राइवेट कॉलेज के कुछ बच्चों ने या उस यूनिवर्सिटी ने एक अपना स्टॉल लगा लिया, और उन बच्चों से भी तक नहीं पूछा गया है कि आपने ये जो एआई का रोबोट बनाया है, रोबोडॉग बनाया है, इसमें आपका क्या योगदान है। अभी तक उन बच्चों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है। क्या किया हम भी तो जाने कि आखिर उन्होंने क्यों प्रस्तुत किया। सिर्फ कुछ लोगों ने ट्विटर पे डाल दिया, वितंडा मचा दिया, और उसको जो है फर्जी घोषित कर दिया। हो सकता है फर्जी हो सकता है पूर्णतः फर्जी हो। तो क्या पूरा एआई समिट फर्जी है? क्या पूरी अयोध्या की इकोनॉमी फर्जी है? तो पॉजिटिव जो होगा, क्या उस पर बात नहीं होगी? जिन लोगों को बड़ी चिंता है देश के भविष्य की, युवाओं के भविष्य की, क्या वो अर्थव्यवस्था के इस बढ़ते स्वरूप को क्यों नहीं देख रहे हैं और क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि एक विषय पर लगातार वितंडा फैलाना भी एजेंडा होता है, और कुछ पॉजिटिव जो भारत के प्रति हो रहा हो, भारत में हो रहा हो, उस पर चुप हो जाना भी एजेंडा होता है। तो दर्शकों, आपसे और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आसपास जो भी पॉजिटिव हो रहा है उसको देखें, जानने का प्रयास करें, उससे अपने बच्चों का करियर बनाने का प्रयास करें, उनको बताएं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, नए माहौल, नई टेक्नोलॉजी सब आ रहे हैं। क्योंकि हम और आप चाहें ना चाहें, यह टेक्नोलॉजीज़ आएंगी ही आएंगी, यह अर्थव्यवस्था इस तरीके से बनेगी ही बनेगी, फलेगी ही फलेगी। भाई पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, फिर वो हाथ वाले फीचर फ़ोन आए, फिर उसके बाद स्मार्टफोन आए, फिर अभी तो 5G आ गया। सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ तो चली गई ना। आज लैंडलाइन फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है? चाहे ना चाहे आपका जीवन, हमारा जीवन नई टेक्नोलॉजीज़, नई अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित होगा ही होगा। तो उसको जानने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, उसको बताने का प्रयास करें। और एआई समिट में क्या अच्छे टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, इस पर हम कल एक वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। अयोध्या जी की अर्थव्यवस्था में क्या उत्थान हुआ है, उसके क्या हुए हैं, उस पर हम एक अलग चर्चा करेंगे। तो कृपया सब लोग थोड़ा सा, भारत बन रहा है, हिंदू समाज का उत्थान हो रहा है, सभ्यता आगे बढ़ रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ एक नेगेटिव माहौल में हर दिन सिर्फ नेगेटिव बातें करें। नेगेटिव मतलब कि ठीक है, उस पर चर्चा करें, आलोचना करें, सब उचित है, करिए, बिल्कुल करिए, पर जो अच्छा हो रहा है उसको पर भी थोड़ी बहुत चर्चा आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपको बात कैसी लगी? अगर ठीक लगी, अगर उचित लगी, काम की लगी, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।